आज तक ऐसे मैंने बहुत सारे सीरियल किलर्स पकड़े हैं अपनी वीडियोस के अंदर, जिनकी स्टोरीज एक छाप छोड़ जाती है, काफ़ी टाइम तक हमारे माइंड में घूमती रहती है। एंड ये वाली स्टोरी भी कुछ ऐसी ही। सबसे पहले तो ये वाली वीडियो बहुत ज़्यादा ब्रूटल है, एंड दूसरा ये वाली स्टोरी आज भी एक मिस्ट्री ही है कि आखिर वो कौन था। बट मुझे लगता है कि पुलिस वाले इस केस के अंदर एकदम बॉर्डर लाइन पर खड़े थे। अगर वो उस टाइम पर थोड़ी सी और मेहनत कर लेते तो आज मैं स्टोरी किसी और तरीके से एंड कर रहा होता। लेकिन इसमें मेरी खुद की भी थ्योरीज हैं, वो भी मैं आपके सामने रखूंगा। एंड आप सभी के लिए एक टेस्ट होने वाला है। आप नीचे अपने कमेंट्स जरूर लिखिएगा कि आखिर यहाँ क्या हुआ हो सकता है। एंड यार दूसरा, मुझे आपसे एक दो बातें करनी है आज। बातें सीजेपी प्रोटेस्ट की। देखो, वैसे तो मैं इसके बारे में बोलना नहीं चाहता था, क्योंकि मैंने 1-1.5 महीने पहले बोला था एंड मुझे बहुत तगड़ा बैकलैश मिला था। लेकिन फिर भी मुझसे रहा नहीं जा रहा। अब आप मुझे बताइए, 1-1.5 महीना आपने उनको देख लिया, 22-23 मिलियन फॉलोवर्स देख लिए, बहुत तगड़े प्रोटेस्ट देख लिए इनके। अब आपको क्या लगता है यहाँ पर क्या क्या दिक्कत आ रही है? मेरे हिसाब से इस प्रोटेस्ट के अंदर 2-3 कमियां हैं। पहली कमी, देखो, दुख सबको है। जो बच्चे जिन्होंने अपनी जान दी है, उनकी जान जाने का दुख हर स्टूडेंट को है, हर परिवार को है, क्योंकि बच्चे सबके एक जैसे होते हैं। लेकिन इस प्रोटेस्ट में कहीं उन बच्चों से रिलेटेड कुछ बात की जा रही है? कहीं भी क्या आपको लगता है कि कहीं उनके पेरेंट्स को यहाँ पर कॉल किया गया हो, कहीं उनको लाकर यहाँ बैठाया गया हो कि देखो भाई, तुम्हारे तो घर के बच्चे गए हैं, तुम भी आकर हमारे साथ बैठो? एक बार भी उन पेरेंट्स को याद नहीं किया गया। दूसरा, इस प्रोटेस्ट के अंदर एजुकेशन को छोड़कर बाकी हर तरीके का मुद्दा आपको मिल जाएगा। एंड जैसा एक्सपेक्टेड था, जो मैंने आपको पहले भी कहा था, ये प्रोटेस्ट शुरू ही बंटने के लिए हुआ था। हिंदू मुस्लिम में बंट गया, हिंदू दलितों में बंट गया, हर तरीके से इन लोगों ने इस यूनिटी को बांट कर रख दिया। क्या आपको नहीं लगता जो 1-1.5 महीने पहले आपके मन में इस पार्टी के लिए, इस प्रोटेस्ट के लिए जो एक्साइटमेंट थी, वो अब नहीं है? क्या आपको नहीं लगता ऐसा कुछ हो रहा है? क्या आपने उनकी रील्स नहीं देखी जो डेली आती हैं कि वहाँ पर क्या चल रहा है, और आपको भी लगता हो कि हाँ यार, हो तो अजीब ही रहा है? क्योंकि जो लोग वहाँ पर बैठे हुए हैं जंतर मंतर पे, वो चाहते हैं कि सिर्फ हमारे जैसे ही यहाँ पर आएं, उसके अलावा कोई और यहाँ दिखे भी ना, हमको नहीं चाहिए कोई और। अरे भाई, एजुकेशन ये चीज नहीं देखती। पेपर सबके लीक हुए हैं। लाखों स्टूडेंट्स जिन्होंने नीट का पेपर दिया था, वो सभी तुम्हारे जैसे नहीं हो सकते। वो सभी इसीलिए यहाँ पर तुम्हारे साथ नहीं जुड़ रहे, क्योंकि तुम उनको अपने साथ जोड़ना नहीं चाहते। मेंटालिटी तुमने सिर्फ एक साइड की बनाकर रख दी है कि सिर्फ सरकार को गाली दो। बेशक दो, डेमोक्रेसी है, अच्छी बात है सरकार को गाली देना, लेकिन सिर्फ एक पार्टी को टारगेट करना, सिर्फ ये कहना कि ये सरकार गलत है, बाकी सारी सही थी, मेरे ख्याल से ये गलत लगा मुझे। मैं अपना पर्सनल ओपिनियन दे रहा हूँ, आप इसके अलावा कुछ और भी सोच सकते हैं, हो सकता है मैं यहाँ गलत हूँ। सो आप अपने विचार नीचे जरूर लिखिएगा। आप इस प्रोटेस्ट के बारे में क्या सोचते हैं, उसके बारे में जरूर बताएं मुझे, क्योंकि मैंने आपको उस टाइम पर भी कहा था, अपनी स्किल्स खुद तैयार करो, अपने आप को खुद तैयार करो। सरकारें ना कभी किसी का करती आई हैं, ना कभी करेंगी। खुद की जिंदगी खुद के हाथ में है, खुद का फ्यूचर खुद बनाना है। दूसरा, हमारा 20,000 का लाइक एम आज फिर से मैं शुरू कर रहा हूँ। सो आपके हाथ में है, एक बार फिर से कोशिश करके देखते हैं, क्या पता हो जाए अब की बार। थोड़ा सा जोर लगा कर देखते हैं। वो वाला जोर नहीं लगाना, लाइक बटन के ऊपर वाला जोर लगाना है। देखते हैं, क्या पता 20,000 बार क्लिक हो जाए। सब्सक्राइब बटन के ऊपर भी क्लिक कर दें, कमेंट्स में भी पिक में लिख दें। लेट्स डाइव इन। इस केस को समझने के लिए हमें अमेरिका के टकोमा वाशिंगटन में जाना पड़ेगा, और टाइम था 1985 का, जब इसी टकोमा वाशिंगटन की एक रूफर कंपनी में 36 साल का माइकल रीमर नाम का ये बंदा काम कर रहा था। असल में रूफर्स वो लोग होते हैं जो गर्मियों के मौसम में अब पूरे अमेरिका के अंदर जो लकड़ियों के घर होते हैं, उनकी छतों के अंदर इंसुलेशन भरने का काम करते हैं, ताकि ठंड के मौसम में बाहर से ठंड अंदर ना आए और घर के अंदर की गर्मी अंदर ही बनी रहे। इसलिए वो घरों की छत को रेनोवेट करते टाइम घरों की छत में इंसुलेशन भर देते हैं। माइकल के बॉस ने बताया कि माइकल एक बहुत ही रफ एंड टफ बंदा, जो अपने काम के टाइम पर काम को बहुत ज्यादा सीरियसली लेने वाला। एंड जब उसकी छुट्टियां पड़ती, क्योंकि अब ठंड के टाइम में तो उसको कोई काम नहीं होता, ठंड के टाइम में तो वो अपने घर चला जाता, एंड वहां मस्कुली रिवर, वहां पर अपनी वो मछलियां वगैरह पकड़ता, कुछ वाइल्ड जानवर पकड़ता, उनको बेचकर अच्छा खासा पैसा कमा रहा था। इसलिए उसके बॉस ने बताया कि गर्मियों में जब भी वो काम करने के लिए यहाँ था, तो बहुत ही एक्सेप्शनल हार्ड वर्किंग गाय। सो माइकल खुद एक बहुत अच्छा शिकारी भी। ठंड के टाइम पर जब वो अपने घर आता, तो अपने वही शिकार पर जाने के लिए मस्कुलिन रिवर के आसपास बहुत सारे ट्रैक्स बने हुए थे, जहां दूर दूर से टूरिस्ट लोग इस नदी को देखने के लिए आते, यहाँ ट्रैकिंग करते। बट माइकल का प्लान थोड़ा अलग था। जो भी ट्रैक्स वहां बने हुए थे, उनके आसपास कभी भी माइकल अपने पिंजरे नहीं लगाता, बल्कि वो थोड़ा और दूर और ज्यादा घने जंगल में जाकर अपने ट्रैप सेटअप करता, क्योंकि उसको अच्छे से पता था, क्योंकि उसने 15 साल के पिछले अपने शिकार के एक्सपीरियंस में यही सीखा था कि जहां ह्यूमन फुट्स जाते हों, जहां इंसान आते जाते हों, वहां ट्रैप्स कभी ना लगाओ, क्योंकि इंसानों के डर
से जानवर उन ट्रैप्स के आसपास नहीं आते। इसलिए हर बार की तरह 1985 की ठंड में भी अब माइकल अपने ट्रैप्स लगाने के लिए तैयार था। अब माइक मस्कुली रिवर के पास वाले घर में अकेला नहीं रह रहा था, बल्कि उसके साथ उसकी 21 साल की गर्लफ्रेंड डायना वो भी रह रही थी। एंड पिछले कुछ सालों से इनका रिलेशनशिप बहुत अच्छा चल रहा था। इनकी एक 2 साल की बेटी भी थी जिसका नाम क्रिस्टल था। सो ये 3 लोगों का परिवार इस घर के अंदर रहता। बट अक्टूबर 1985 का टाइम आते आते थोड़े से इनके रिलेशनशिप बिगड़ चुके थे। डायना को कुछ और एक्सपेक्टेशंस थी, माइकल अपने काम के अंदर ज़्यादा बिजी रहता। सो इनके बीच में निरंतर लड़ाइयाँ होने लगी। एंड जब गर्मियों के ख़त्म होते ही माइकल वापस अपने घर आया तो इन दोनों के बीच ऐसी लड़ाई हुई कि माइकल ने डायना के पेट में लात तक मार दी। एंड इस बात से गुस्सा होकर डायना ने वहाँ पुलिस स्टेशन में इसकी कंप्लेंट कर दी। एंड उसको माइकल के खिलाफ एक रिस्ट्रिक्टिंग ऑर्डर भी मिल चुका था। रिस्ट्रिक्टिंग ऑर्डर मतलब आप ये समझ लीजिए कि यहाँ का अपना कानून थोड़ा सा अजीब है, यहाँ केस चलते रहते हैं। वहाँ तुरंत एक रिस्ट्रिक्टिंग ऑर्डर दे दिया जाता है कि अगर आपको इससे खतरा है तो हम इस बंदे को आपके आसपास फटकने नहीं देंगे। अगर ये आपके पास आया तो ये एक क्रिमिनल होगा और हम इसको तुरंत गिरफ्तार कर लेंगे। बेशक अब इस रिस्ट्रिक्टिंग ऑर्डर की वजह से माइकल अपनी गर्लफ्रेंड डायना से नहीं मिल सकता, लेकिन उन दोनों की एक बच्ची भी थी, 2 साल की क्रिस्टल। इस बच्ची के लिए दोनों का प्यार बिल्कुल समान। जहां बात क्रिस्टल की होती, दोनों एक जैसा डिसीजन लेने का प्रेफर करते कि हाँ इस बच्ची का भविष्य उनको मिलकर बनाना है, किसी भी तरीके से इसको हम कोई कमी नहीं आने देंगे। इसको घूमना फिरना है हम दोनों साथ लेकर जाएंगे, इसको कुछ भी खाना पीना है हम खिलाएंगे, इसको कुछ भी जरूरत है तो हम पूरी करेंगे। थोड़ा और टाइम बीता, दिसंबर 1985 का टाइम आ चुका था। एंड डायना भी अब अंदर से अपने बॉयफ्रेंड इस माइकल को बहुत ज़्यादा मिस कर रही थी। उसकी बेटी क्रिस्टल भी बार बार अपनी माँ को बोल रही थी कि मुझे पापा से मिलना है, पापा से मिलना है। सो डायना और माइकल ने आपस में बातें करी एंड वो जो रिस्ट्रिक्टिंग ऑर्डर बना था उसको फाड़कर डायना ने फेंक दिया। एंड दोबारा से माइकल वापस डायना के साथ इसी अपने घर के अंदर शिफ्ट हो चुका था। इससे क्रिस्टल भी बहुत ज़्यादा खुश, क्योंकि अब आगे क्रिसमस आने वाला था। उसके पापा भी उसके साथ आ चुके थे। तीनों लोगों ने मिलकर प्लान बनाया कि वो थोड़ा और बाहर घूमने के लिए जाएंगे कहीं पर। एंड आते आते एक असली क्रिसमस ट्री लेकर आएंगे ताकि वो क्रिसमस अच्छे से सेलिब्रेट कर सकें। सो अब दिन आ चुका था 12 दिसंबर का। माइक ने अपने लोडिंग ट्रक के ऊपर, पीछे से पिकअप ट्रक उसने बनवा रखा था अपना। सो उस पिकअप ट्रक के ऊपर उसने अपने बहुत सारे पिंजरे लोड किए जो उस जंगल के अंदर वो लगाने वाला था। साथ ही अपनी बेटी क्रिस्टल को और साथ ही अपनी गर्लफ्रेंड इस डायना को अपने पिकअप ट्रक में बैठाया, क्योंकि अब ये सभी लोग इस मस्कुली रिवर के पास जाकर जंगल में कहीं कैंपिंग करने वाले थे। साथ ही माइकल का प्लान था कि वो कैंपिंग के दौरान आसपास के एरिया में, क्योंकि उसको 15 साल हो चुके हैं शिकार करते हुए, आसपास के एरिया में वो अपने पिंजरे लगा देगा। एंड जब उनका पिकनिक खत्म होगा तब वो जाकर एक बार चेक कर लेगा, क्या पता कोई जानवर फंसा हो तो वो उसको मारकर अपने साथ घर ले आएंगे। सुबह सुबह के टाइम ये लोग निकले थे एंड यहाँ से तकरीबन 50 किलोमीटर दूर फाइनली ये एक स्पॉट पर पहुंच चुके थे। सक्लूडेड सा जंगल, बिल्कुल सुनसान सा, कोई आसपास ह्यूमन फुट्स की ट्रेल नहीं, कोई भी ट्रैक नहीं, कोई भी इंसान आसपास नहीं दिख रहा। फाइनली माइकल ने अपना पिकअप ट्रक साइड में पार्क किया, बाहर सारा सामान निकाला। डायना और क्रिस्टल भी उतर चुके थे। दोनों ने आसपास की जगह देख, सभी को बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था आसपास का एरिया। माइकल ने उतरकर अपने पिंजरे आसपास के इलाके में सेट कर दिए। इनका प्लान था कि शाम होते होते यहाँ से वापस निकल जाएंगे क्रिसमस ट्री को साथ लेकर, एंड कुछ पिंजरे में फंसा होगा तो उसको भी साथ ले जाएंगे। लेकिन शाम होने से पहले तकरीबन 4 बजे के आसपास इस पॉइंट से तकरीबन 35 किलोमीटर दूर, इमेजिन करके देखिए जिस पॉइंट पर इन्होंने अपने पिकनिक स्पॉट बनाया था, इस पॉइंट से 35 किलोमीटर दूर एक बहुत बड़ा सुपरमार्केट का स्टोर बना हुआ था। एंड उस स्टोर के दरवाजे पर डायना और माइकल की बेटी 2 साल की क्रिस्टल, वो बेचारी सुबह सुबह कर उस सुपरमार्केट के दरवाजे पर खड़े होकर रो रही थी। काफी देर तक उस सुपरमार्केट के एम्प्लॉइज ने इस बच्ची को गेट के ऊपर खड़े हुए देखा। वो बार बार रो रही थी, इधर उधर देख रही थी, कंफ्यूज सी लग रही थी। सुपरमार्केट वाले भी इंतजार कर रहे थे कि इसके पेरेंट्स या फिर इसका कोई गार्डियन होगा जो इसको साथ यहाँ पर लेकर आया होगा, तो वो जल्दी ही आकर इसको यहाँ से ले जाएगा। काफी देर तक तो उन सुपरमार्केट वालों ने भी इग्नोर किया, बट कितनी देर तक इग्नोर करेंगे? एक बच्ची यहाँ पर खड़ी है एंड वो बहुत ज्यादा रो रही है, परेशान सी हो रही है। सो फाइनली एक सुपरमार्केट का एम्प्लॉय उस बच्ची के पास आया, उसके कंधे के ऊपर हाथ रखा एंड तभी वो बच्ची बहुत ज्यादा डर गई। उसने कंधे से हाथ हटा लिया एंड वो इधर उधर देखने लगी दोबारा। उस सुपरमार्केट वाले ने पूछा कि तुम कौन हो, तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं, तुम किसके साथ यहाँ पर आई हो? बट इन सब सवालों में से एक भी सवाल का जवाब क्रिस्टल ने उस टाइम पर उस एम्प्लॉय को नहीं दिया। वो सिंपली बहुत ज्यादा डरी हुई थी, इतनी ज्यादा डरी हुई कि उसकी सांस भी बार बार खिंच रही थी। वो बहुत ज्यादा कंफ्यूज थी, ऐसा लग रहा था इधर उधर देखने पर वो किसी को ढूंढ रही हो। सुपरमार्केट
सुपरमार्केट के एम्प्लॉयज भी बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो गए। उन्होंने तुरंत जाकर अंदर 911 डायल किया। पुलिस वालों की गाड़ी चाँव चाँव करते सीधा इस सुपरमार्केट पर पहुंची। अंदर जाकर पुलिस वालों ने इस बच्ची से बात करने की कोशिश करी, लेकिन पुलिस वालों के आगे भी ये बच्ची बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड, बहुत ज़्यादा डरी हुई, कुछ भी पता नहीं रही। पुलिस वालों ने तुरंत सुपरमार्केट वालों को कहा कि तुम्हारा स्टोर बहुत ज़्यादा बड़ा है, हो सकता है इसके माता पिता अभी भी तुम्हारे स्टोर के अंदर हो, सो तुम अपने वो अनाउंसमेंट वाले माइक से एक बार पूरे स्टोर के अंदर ये अनाउंसमेंट कर दो कि ये बच्ची हमें मिली है, अगर किसी की हो तो हमसे आके लेकर जाए। सुपरमार्केट वालों ने वो अनाउंसमेंट कर दी, लेकिन काफ़ी देर तक इंतज़ार करने के बाद भी कोई भी इस बच्ची को क्लेम करने के लिए यहाँ पर नहीं आया। अब मजबूरन पुलिस वालों को इस बच्ची को यहाँ से निकाल कर अनाथ आश्रम में रखना था, फॉस्टर केयर में रखना था, जहाँ पर उसकी देखभाल अच्छे से की जा सकती थी। लेकिन उससे पहले उस बच्ची की एक फ़ोटो पुलिस वालों ने क्लिक करी ताकि वो कल आने वाले अखबार के अंदर इस बच्ची की गुमशुदगी की रिपोर्ट दे सकें कि अगर किसी की बच्ची हो तो वो हमसे आकर लेकर जाए। सो तुरंत पुलिस वालों की वो ऐड उस अखबार में छप चुकी थी। तकरीबन 2 दिनों तक वेट करने के बाद फाइनली क्रिस्टल की नानी, क्रिस्टल की सगी नानी, उसने वो अखबार के अंदर खबर देखी एंड उसके अंदर कुछ भी डिस्क्रिप्शन नहीं लिखी हुई थी कि ये बच्ची किसको कैसे कहाँ मिली है। सिर्फ ये लिखा हुआ था कि अगर इस बच्ची को कोई जानता हो तो प्लीज़ पुलिस वालों से कांटेक्ट करे। पुलिस का नीचे नंबर दिया हुआ था। सो जल्दी ही क्रिस्टल की नानी ने पुलिस वालों को कॉल किया एंड पुलिस वालों ने क्रिस्टल की नानी को यहाँ पर बुलाया। एंड जब क्रिस्टल की नानी रास्ते में आ रही थी तब उसके माइंड में बस यही चल रहा था कि यहाँ कुछ बहुत बड़ी भसड़ हुई है, क्योंकि उसको अपनी बेटी यानी कि डायना एंड उसके बॉयफ्रेंड माइकल, इन दोनों के बारे में बहुत अच्छे से पता था, क्योंकि ये दोनों अपनी बच्ची के लिए मर मिटने के लिए तैयार थे। ये किसी भी सिचुएशन में अपनी बेटी को इस तरीके से लावारिस नहीं छोड़ेंगे, इसलिए यहाँ कुछ बहुत बड़ी भसड़ हुई है जिस वजह से क्रिस्टल ऐसे लापता हो गई। खैर ये सब बातें सोचते सोचते क्रिस्टल की नानी फाइनली पुलिस स्टेशन पहुंची। पुलिस स्टेशन पहुंचने के बाद वहीं के लैंडलाइन से क्रिस्टल की नानी ने माइकल और डायना दोनों को कॉल करना शुरू कर दिया, लेकिन दोनों में से किसी ने भी फोन नहीं उठाया। अब पुलिस वाले भी क्या करें, उनको कुछ समझ नहीं आ रहा। सबसे पहले तो बच्ची का नाम पूछा। सो नानी ने उस बच्ची का नाम क्रिस्टल बताया एंड पुलिस वालों ने अब फाइनली एक रिपोर्ट दर्ज कर ली। लेकिन क्रिस्टल की नानी की कहने पर सबसे पहले अब तलाश की जानी थी क्रिस्टल की माँ और उसके पिता यानी कि माइकल और डायना की। पुलिस वालों के साथ नानी इस फॉस्टर केयर में पहुंची एंड अपनी नानी को देखते ही पिछले कुछ दिनों में पहली बार क्रिस्टल इतनी ज्यादा खुश दिख रही थी। वो तुरंत भागकर अपनी नानी से गले लगने के लिए पहुंची। नानी भी क्रिस्टल को हक करके बहुत ज्यादा खुश थी, बट पीछे खड़े पुलिस वाले अब नानी की तरफ इशारा कर रहे थे कि पूछो इससे इसके माता पिता कहाँ पर हैं। सो नानी ने तुरंत क्रिस्टल का मुंह पकड़कर उसे पूछना चाहा बड़े प्यार से कि क्रिस्टल तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं, डायना कहाँ है एंड माइकल कहाँ है। बट ये बात सुनकर क्रिस्टल बहुत ज़्यादा हेजिटेट करने लगी। उसने अपना मुंह एक बार नीचे किया एंड ऊपर अपनी नानी की तरफ देखकर उसने सिर्फ एक लाइन बोली, मॉम इज इन द ट्रीज, मतलब माँ जंगलों में है। ये आंसर उसकी नानी को समझ नहीं आया। वो पुलिस वालों की तरफ देखने लगी। पुलिस वालों ने इशारा किया कि और कुछ पूछने की ट्राई करो, बट और जितने भी सवाल क्रिस्टल की नानी ने उसे पूछे क्रिस्टल उन सब का जवाब नहीं दे पाई। वो बस अपना मुंह बंद रखती एंड बार बार माँ के बारे में पूछने पर वो यही बोलती, मॉम इज इन द ट्रीज, मॉम इज इन द ट्रीज। नानी खड़ी होकर पुलिस वालों से बात करने लगी एंड उनको बताने लगी कि क्रिस्टल के माता पिता का नाम माइकल और डायना है एंड आप प्लीज उनके बारे में पता लगाइए वो कहाँ पर है। मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही है। डायना मेरी बेटी है एंड वो कुछ सालों से माइकल के साथ रह रही है। बेशक उनके लड़ाई झगड़े चल रहे थे, लेकिन अब वो दोबारा से एक साथ रहने लगे थे, लेकिन अब वो कहाँ पर है, प्लीज उनके बारे में कुछ ढूंढिए आप। बट क्रिस्टल की नानी वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थी क्रिस्टल के आंसर से। उसने पुलिस वालों से पूछा कि इसका क्या मतलब हो सकता है मॉम इज इन द ट्रीज का। तब पुलिस वालों ने एक आइडिया लगाया कि रफली ये कि उसकी माँ कहीं जंगलों में चली गई हो। तब क्रिस्टल की नानी ने बताया कि मुझे पता है माइकल ये बहुत ज़्यादा शौकीन है कैंपिंग वगैरह करने का एंड उसकी साथ जो रहती है मेरी बेटी डायना वो उसको भी वो कई बार अपने साथ लेकर जाता है, तो हो सकता है ये पूरा परिवार कहीं कैंपिंग वगैरह के लिए गया हो एंड वहाँ पर उनके साथ कुछ हो गया हो एंड वही बात है क्रिस्टल उसको बताने की कोशिश कर रही है। पुलिस वालों ने तुरंत ही डायना और माइकल के घर का एड्रेस लिया एंड वहाँ पर अपनी गाड़ी लेकर पहुंचे। अंदर गए, अंदर ताला लगा हुआ था, दरवाजा तोड़कर अंदर घुसे। बाहर कोई भी रेड पिकअप ट्रक नहीं खड़ा था, जैसा कि क्रिस्टल की नानी ने बताया था कि माइकल एक रेड पिकअप ट्रक चलाता है, तो ये ट्रक बाहर ना खड़ा होना इसका मतलब समझ चुके थे कि पूरा परिवार कहीं ना कहीं गया था एंड वहीं पर उनके साथ हादसा हुआ है। खैर अंदर चेकिंग करी, घर के अंदर कुछ भी उनको खास नहीं मिला ऐसा जो इस बात को पता लगा सके कि वो पूरा परिवार कहाँ पर है। दूसरा, पुलिस वालों ने एक बड़ा सर्च ऑपरेशन चलाया। इनफैक्ट बड़े बड़े प्लेन इस पूरे ऊपर इलाके में उड़ रहे थे जो इस बात का पता लगाने की कोशिश कर रहे थे कि कहीं ना कहीं उनको माइकल या फिर डायना या फिर उनका ट्रक दिख जाए। इसके अलावा पुलिस वालों ने एक सर्च ऑपरेशन
नीचे ग्राउंड पर चलाया, क्योंकि अब क्रिस्टल की नानी ने बताया था कि माइकल को शिकार करने का बहुत ज़्यादा शौक है एंड वो उन ह्यूमन ट्रेल से दूर कहीं अपने ट्रैप्स जो है वो सेटअप करता है। इसलिए आप प्लीज़ थोड़ा सा जंगल के अंदर जाकर जरूर देखना। एंड अब ये पुलिस की टीम, नीचे ग्राउंड वाली टीम, जंगल के अंदर जाकर उन्हीं पिंजरों को ढूंढ रही थी जो माइकल ने पोटेंशियली सेटअप किए थे। काफी दिनों तक पुलिस वालों ने अपनी जी तोड़ मेहनत कर ली, लेकिन उनके हाथ कुछ भी नहीं लगा। ना ही रेड पिकअप ट्रक उनको कहीं दिखाई दे रहा था, ना ही माइकल और डायना का कुछ पता चल रहा था, ना ही उनके पिंजरे मिले। इतने दिनों तक मेहनत करने के बाद फाइनली पुलिस वालों ने सारी अपनी टीम्स को वापस बुला लिया, प्लेन्स को भी लैंड करवा दिया एंड ये सर्च यहीं पर बंद कर दी। एंड क्रिस्टल की नानी को क्लियरली बोल दिया कि हमें थोड़ा और वेट करना पड़ेगा, क्या पता कहीं से कोई इन्फॉर्मेशन हमारे हाथ लग जाए एंड उसके बाद हम इस सर्च को आगे कंटिन्यू करेंगे। इस इंसिडेंट के बाद अब 2 महीने बीत चुके थे, नया साल आ चुका था। जनवरी एंड होते होते एक आदमी अपने डॉग के साथ इस मस्कुली रिवर से तकरीबन 15 किलोमीटर अंदर जंगल में अपने डॉग के साथ घूम रहा था एंड तभी उसको फेयरली थोड़ी दूर से एक ट्रक खड़ा हुआ दिखाई दिया। एंड इस ट्रक को देखते ही वो इमीडिएटली पहचान चुका था कि ये ट्रक बहुत दिनों से यहाँ पर खड़ा है, क्योंकि इस पूरे ट्रक के ऊपर बहुत बड़ी लेयर स्नो की जमी हुई थी, बर्फ जमी हुई थी एंड उसका बहुत थोड़ा सा हिस्सा जो शीशे के पास का होता है उससे वो पहचान पा रहा था कि एक ट्रक है और एक रेड कलर का ट्रक है। वो आदमी तुरंत अपने डॉग को लेकर उस ट्रक के पास पहुंचा एंड चारों तरफ से पहले उसको घूमकर स्कैन करने लगा। वो इधर उधर देख रहा था कहीं इसका मालिक इसके पास हो या फिर कोई इस ट्रक को ढूंढते ढूंढते यहाँ आ रहा हो, क्योंकि यहाँ ये ट्रक खड़ा है, ऐसे यहाँ कोई रोड भी नहीं है, कोई स्पेशली कोई ट्रेल भी नहीं है जो आने जाने के लिए लोग इस्तेमाल करते हो। इस ट्रक का यहाँ पर खड़े होना मतलब कि किसी ने डिलिबरेटली इस ट्रक को यहाँ पर लाकर खड़ा किया है। सो इधर उधर वो देखने लगा कहीं इसका मालिक आ जाए, लेकिन वहां पर कोई भी नहीं आया। तब उसने ड्राइवर साइड आकर शीशे पर लगी हुई बर्फ को साफ करने की कोशिश करी ताकि वो अंदर झांक कर देख सके। सो जैसे उसने बर्फ हटाई एंड अंदर झांक कर देखा एंड सामने पैसेंजर सीट पर, मतलब कि ड्राइवर सीट बिल्कुल खाली, पैसेंजर सीट पर काफी सारा खून लगा हुआ था एंड वो खून अब सूख चुका था। ये देखते ही वो आदमी इतना ज्यादा डर गया कि वो तुरंत पीछे हो गया। उसने अपने डॉग की रस्सी को पकड़ा एंड वहां से तुरंत भागा, क्योंकि ये बहुत ही सुनसान से इलाके में थे। पहली बात तो ये ट्रक यहाँ पर अपने आप में खड़ा हुआ डर का एहसास करवा रहा था उसको, क्योंकि यहाँ आसपास कोई भी नहीं आता जाता, यहाँ कई कई सालों में कोई इंसान दिखता है। सो फाइनली वो अपने डॉग को पकड़कर वहां से भाग गया एंड अपने घर जाकर तुरंत अपने लैंडलाइन से पुलिस को कॉल करने लगा। एंड कुछ ही मिनटों बाद पुलिस वालों की गाड़ियां उसके घर पर पहुंच चुकी थी। उनकी गाड़ी में साथ बैठकर पुलिस वालों को अपने साथ लेकर इस रेड पिकअप ट्रक पर पहुंचा एंड पुलिस वालों ने पहले तो सारी उतरकर ये बर्फ इस ट्रक के ऊपर से हटाई एंड इसको देखते ही इमीडिएटली पहचान चुके थे कि ये ट्रक माइकल का ही ट्रक है, क्योंकि यही रेड पिकअप ट्रक वो इतने टाइम से ढूंढ रहे थे एंड फाइनली आज वो उनको मिला है। पुलिस वालों ने साथ में अपने मीडिया वालों को भी बुला लिया, क्योंकि 2 महीने पहले जब डायना और माइकल गायब हुए थे तब ये बहुत बड़ी न्यूज बनी थी एंड बहुत सारे लोग इस केस से जुड़े हुए थे। सो जैसे ही मीडिया वालों ने आकर यहाँ रिपोर्ट किया, अगेन ये न्यूज एकदम से ट्रेंडिंग में आ गई। वहां दूसरी साइड पुलिस वाले इस ट्रक को पूरा साफ करके इसकी छानबीन कर रहे थे। एक टीम अलग से इस ट्रक के आसपास के एरिया को खंगाल रही थी, क्योंकि उनको उम्मीद थी कि आसपास के ही इलाके से डायना और माइकल का कोई सुराग मिलने वाला है। एंड जल्दी ही, कोई ज्यादा टाइम नहीं लगा, इस ट्रक से ज्यादा दूर भी नहीं, तकरीबन 50-60 फुट दूर ही बर्फ के नीचे डायना की बॉडी दबी हुई थी। बर्फ के नीचे डायना की बॉडी दबी हुई थी। बहुत ही ब्रूटली बेचारी डायना को पूरे शरीर पर 17 बार चाकू से वार किया गया था। एंड सबसे हैरान कर देने वाली बात यह थी कि इनमें से कोई भी चाकू का वार आधा या अधूरा नहीं था, बल्कि 17 के 17 बार डायना के शरीर में चाकू पूरा गया था एंड उसको बाहर निकाला गया था। ये सारी बातें पोस्टमार्टम में बाद में सामने आई। इसके अलावा डायना की मौत इन चाकू मारने से नहीं हुई थी, बल्कि उसकी मौत तो हुई थी दम घुटने की वजह से, क्योंकि उसके गले में एक लाल कलर का पाइप बांधा गया था। एंड ये पाइप वो जो होते हैं ना वॉशिंग मशीन वाले पाइप जिससे हम पानी उसमें डालते हैं, वैसा एक लाल कलर का पाइप था एंड बहुत कस के डायना के गले में उसको बांधा गया, जिससे डायना की सांसें रुक गई एंड इवेंचुअली उसकी मौत हो चुकी थी। एंड मौत होने के बाद उसके शरीर में 17 अलग अलग जगह चाकू से वार किए गए। इसके अलावा ट्रक के अंदर से पुलिस वालों को डैशबोर्ड के ऊपर एक एनवलप मिला, जिसके अंदर तो कुछ नहीं था, लेकिन बाहर उस एनवलप के ऊपर आई लव यू डायना लिखा हुआ था। एंड दूसरा, वो खून जो पैसेंजर सीट के ऊपर पड़ा हुआ था, वो खून उस टाइम पर कोई डीएनए टेक्नोलॉजी नहीं थी, ये भी पता नहीं चल पा रहा था कि ये खून किसका है। सिर्फ इतना ही पता था कि ये खून किसी इंसान का है, क्योंकि बहुत लंबे टाइम से सूखा हुआ खून था, कोई ज़्यादा उस टाइम पर डॉक्टर उसके अंदर से निकाल नहीं पाए। दूसरी साइड जब पुलिस वालों ने वो लेटर डायना की माँ को दिखाया, यानी कि क्रिस्टल की नानी को दिखाया, तो उसने तुरंत कह दिया कि ऐसे ऐसे लेटर्स तो माइकल डायना को भेजा करता था, राइटिंग भी बिल्कुल सेम लग रही है, अब क्रिसमस आने वाला था तो हो सकता है लेटर उसने डायना के लिए लिखा हो। अब आप खुद सोच कर देखिए, पैसेंजर सीट के ऊपर खून पड़ा है,
डायना के साथ उसका बॉयफ्रेंड माइकल वो साथ में आया था, उनकी बेटी भी साथ में थी। डायना की बॉडी मिल चुकी है एंड क्योंकि माइकल का इतिहास रहा है डायना के साथ मार पिटाई करने का, तो सारा शक माइकल के ऊपर ही जाना था क्योंकि माइकल आसपास कहीं दिखाई भी नहीं दे रहा, उसके साथ तो कुछ भी नहीं हुआ क्योंकि उसकी डेड बॉडी नहीं मिली। डायना की मिल गई, उससे रिलेटेड कुछ भी नहीं मिला। सभी को शक जा रहा था माइकल की तरफ कि उसने डायना के साथ ये सब कुछ किया एंड वो खुद यहाँ से भाग गया। जाते जाते उसने अपनी बेटी क्रिस्टल को इस शॉपिंग मार्ट के ऊपर छोड़ दिया। अब सभी लोग ऐसी स्पेकुलेशंस लगा ही रहे थे, लेकिन तभी पुलिस को एक पुराना केस याद आया। 10 अगस्त 1985 का, यानी कि डायना की मौत से तकरीबन 4 महीने पहले 10 अगस्त 1985 के दिन कैथरीन और 32 साल का स्टीवन, ये दोनों ऐसे ही इसी इलाके में कैंपिंग करने के लिए आए थे। लेकिन कैंपिंग की रात को इनके साथ बहुत ही अजीब कुछ हुआ। असल में एक आदमी जो कि पास ही के गांव वालों ने जाते हुए वहां से देखा था, वो आदमी सीधा जाकर, शायद पॉसिबली यही है, उस आदमी के हाथ में गन भी थी एंड वो आदमी सीधा इसी कैंपिंग वाली साइड में आ रहा था। उस आदमी ने रात के अंधेरे में स्टीवन, जो कि उस टाइम पर अपने कैंप के अंदर स्लीपिंग बैग के अंदर सो रहा था, उस स्लीपिंग बैग के ऊपर ही फायरिंग करनी शुरू कर दी एंड दूसरी साइड लेटी हुई कैथरीन, उसकी फायरिंग सुनकर आंख खुल गई एंड वो अपने कैंप से बाहर की तरफ भागने लगी खुद को बचाने के लिए। बट इस किलर ने उस कैथरीन का भी पीछा किया एंड कैथरीन को भी मौत के घाट उतार दिया। लेकिन दिक्कत यहाँ ये थी कि कैथरीन की लाश स्टीवन की लाश के पास नहीं मिली थी, बल्कि उससे तकरीबन 1.5 किलोमीटर दूर बर्फ के अंदर पड़ी हुई थी। एंड तीसरी सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि उस कैथरीन के गले में भी ऐसे ही ये वॉशिंग मशीन का पाइप सा लपेटा हुआ, तो उसको भी कसकर बांधा गया था। इसी वजह से पुलिस वाले इस बात में कंफ्यूज थे कि क्या ये वाले मर्डर, डायना का मर्डर, उन दो हुए मर्डर से कोई लिंक है आपस में। पुलिस वालों ने अपनी थ्योरी बना ली कि ये सारा काम पहले से ही माइकल करता आ रहा है। माइकल ने ही पहले स्टीवन और कैथरीन की जान ली थी, उनको गोली मारकर मौत के घाट उतारा था, क्योंकि हो सकता है उसको पसंद आया हो, क्योंकि जिस इलाके में उन लोगों ने कैंप लगाया था उस इलाके में उसने अपने पिंजरे सेटअप किए हुए थे उस टाइम पर। हो सकता है उसको अच्छा ना लगा हो कि यहाँ पर लोग आकर कैंपिंग कर रहे हैं, उसके जानवर पिंजरों से दूर भाग जाएंगे उनके डर की वजह से, इसलिए उसको गुस्सा आ गया हो एंड उसने जाकर कैथरीन और स्टीवन को मौत के घाट उतार दिया। एंड उसने अब बिल्कुल यही सेम काम अपनी पत्नी डायना के साथ भी कर दिया। दूसरी साइड उसने अपनी बच्ची के सामने उसकी माँ को मौत के घाट उतारा, बट उसकी इंटेंशन नहीं थी अपनी बच्ची को हर्ट करने की, इसलिए उसने अपनी बच्ची को अपने साथ लिया एंड वो सीधा उस शॉपिंग मार्ट के पास पहुंचा, अपनी बच्ची को वहां पर छोड़ा एंड खुद वहां से भाग गया। अब बेशक सारे सबूत माइकल के खिलाफ थे, हर कोई माइकल के ऊपर शक कर रहा था कि उसने अपनी पत्नी को मारा एंड उन दोनों टूरिस्ट लोगों को भी यहां पर मारा था। लेकिन फिर भी कुछ एक सवाल थे जो अनआंसर्ड थे। सबसे पहले तो एफबीआई ने जब वो लेटर लिया जिसके ऊपर लिखा हुआ था आई लव यू डायना, जब उस हैंडराइटिंग का मैच किया गया एक्चुअल माइकल की हैंडराइटिंग के साथ, तो वो कुछ हद तक मैच नहीं हुआ। एफबीआई वाले 100% श्योर नहीं थे कि ये चीज एक्चुअल में माइकल ने ही लिखी है। एंड दूसरा सवाल, मोटिव क्या था। बेशक इसमें दूसरे क्राइम के अंदर तो हमें समझ आता है कि बहुत बार ऐसा होता है, पार्टनर्स की आपस में नहीं बनती, एक दूसरे को मारने पर उतारू हो जाते हैं। हो सकता है माइकल ने अपनी पत्नी डायना का मर्डर कर दिया हो, लेकिन वो कैथरीन और स्टीवन, उन्होंने क्या किया था, सिर्फ इसलिए कि जिस इलाके में उसने पिंजरे लगा रखे थे या फिर वो लोग तुम्हारे इलाके में आकर कैंपिंग कर रहे हैं, सिर्फ ये मोटिव हो सकता है? मेरे ख्याल से तो नहीं, क्योंकि वो उसकी जमीन नहीं है, वो सरकारी प्रॉपर्टी है, वहां पर कोई भी आकर रह सकता है, कोई भी कैंपिंग कर सकता है, कोई भी शिकार कर सकता है। ये कोई मोटिव नहीं हुआ किसी भी दो अनजान टूरिस्ट को मौत के घाट उतारने का। सो एफबीआई वाले भी कंफ्यूज, पुलिस भी कंफ्यूज। लेकिन अगेन सर्कमस्टेंशियल एविडेंस सारे के सारे माइकल के खिलाफ थे। उसका डोमेस्टिक वायलेंस का जो अब्यूज की हिस्ट्री थी वो डायना के साथ थी एंड इसी वजह से पुलिस वाले उसको प्राइम सस्पेक्ट मान रहे थे। एंड दूसरा, ये मर्डर्स आपस में लिंक्ड थे क्योंकि वो गले में पाइप मिलना, वो ट्यूब पाइप मिलना एंड उसकी जो गांठ मारी गई थी वो भी बिल्कुल सेम थी, जिसका मतलब साफ ये था कि जिसने कैथरीन और स्टीवन का मर्डर किया था उसी ने डायना को भी मारा है। लेकिन बाद में पुलिस वाले इतना ज़्यादा श्योर हो चुके थे कि क्योंकि उनको और कोई लीड तो मिल नहीं रही, इसलिए उन्होंने माइकल के खिलाफ एक अरेस्ट वारंट जारी कर दिया कि जहां भी दिखे इस माइकल को सबसे पहले अरेस्ट करो, इससे पूछताछ करेंगे क्योंकि यही हमारा किलर है, हमें सिर्फ इसे ढूंढना है। हर अखबार में, हर मीडिया चैनल के ऊपर माइक वांटेड के पोस्टर्स लगाए जा रहे थे, दीवारों के ऊपर माइक वांटेड के पैम्पलेट्स लगे हुए थे। क्रिस्टल की अब देखभाल उसकी नानी कर रही थी, लेकिन बाद में जब नानी गुजर गई उनकी, तो उसके बाद क्रिस्टल की देखभाल और उसके रिश्तेदारों ने करी, लेकिन किसी को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। धीरे धीरे टाइम बीतता रहा एंड बीतते बीतते पूरे 25 साल बीत चुके थे। 25 सालों तक भी माइकल हाथ नहीं आया, पुलिस वालों को कुछ पता नहीं चला कि माइकल कहाँ पर है। उसका अरेस्ट वारंट अभी भी निकला हुआ था, अभी भी पुलिस वाले
उसकी तलाश में थे, तब टाइम आया मार्च 2011 का। इस मार्च महीने में एक हाइकर इसी जंगली इलाके से होते हुए ट्रैकिंग करते हुए पहाड़ पर आगे की तरफ चढ़ाई कर रहा था। जंगल से होते हुए इस हाइकर की ट्रेल तकरीबन उस स्पॉट से 1.5 किलोमीटर दूर थी जहां पर डायना की लाश मिली थी 25 सालों पहले। सो ये हाइकर अपनी ट्रैकिंग करते हुए ऊपर की तरफ चढ़ रहा था, बट तभी उसकी ट्रेल में आगे चलते हुए उसको एक फुटबॉल सी पड़ी हुई दिखाई दी। एंड जब वो उसके पास गया तो वो कोई फुटबॉल नहीं थी, बल्कि वो एक इंसानी खोपड़ी थी। एंड जब उसने उठाकर उसको चारों तरफ से देखा तो वो बहुत ज़्यादा डर गया, क्योंकि अंदर उसके कुछ भी नहीं था। इंसानी खोपड़ी ऐसे खुले में पड़ी हुई थी। वो तुरंत नीचे की तरफ भागा, पुलिस वालों को कॉल किया, पुलिस मौके पर पहुंची। एंड पुलिस वालों ने जब जहां वो खोपड़ी मिली थी उसके आसपास थोड़ी और छानबीन करी, एंड उसके आगे के दांत की जो जौवन होती है वो जौवन भी इसी खोपड़ी के बराबर में ही पड़ी हुई मिली। पुलिस वालों ने और भी आसपास के इलाके में छानबीन करी थी, लेकिन उनको वहां कुछ भी नहीं मिला। लेकिन तुरंत ही इस हड्डी के थ्रू इस बॉडी की जांच करवाई गई, इस खोपड़ी की जांच करवाई, एंड इसका डीएनए सैंपल लिया गया। डीएनए सैंपल एग्जैक्टली 100% मैच हुआ माइक के डीएनए से, क्योंकि क्रिस्टल और डायना का डीएनए पुलिस वालों के पास प्रिजर्व्ड था। एंड यहाँ क्रिस्टल से जब उसका मैच किया गया तो वो 50% मैच था, जिसका मतलब साफ ये था कि ये बंदा, यानी कि जिसकी एक खोपड़ी मिली थी, खोपड़ी किसी और की नहीं बल्कि माइकल की ही थी। लेकिन बदकिस्मती से पुलिस वालों को इसकी मौत का कारण पता नहीं चल पाया, क्योंकि हड्डी मिली थी और हड्डियां भी नहीं मिली, जिससे अगर टूटी फूटी होती या फिर उसमें कोई निशान होता तो पता लगा लेते कि इसकी मौत कैसे हुई है। बट इस टाइम तक आते आते टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ चुकी थी कि उन डॉक्टर्स ने ये तो बता दिया कि ये बंदा जो भी था इसकी मौत एग्जैक्टली 25 साल पहले उसी टाइमलाइन में आसपास हुई होगी जिस टाइम पर डायना की मौत हुई थी। पुलिस वालों ने इस इलाके को अच्छे से छाना एंड उस स्पॉट को भी छाना जहां पर डायना की लाश मिली थी, लेकिन उनके माइंड में बस यही चल रहा था कि जहां पर ये खोपड़ी मिली है यहां से सिर्फ 1.5 किलोमीटर दूर डायना की लाश मिली थी। एंड उस टाइम पर 25 सालों पहले इस एरिया को बहुत अच्छे से खंगाला गया था, लेकिन उस टाइम पर यहाँ कुछ भी नहीं था। हो सकता है उस टाइम पर किसी ने माइकल को मारकर दफना दिया हो और इस वजह से उनको वो ना मिला हो, लेकिन ऐसा कैसे? उन्होंने अच्छे से एक एक स्पॉट बहुत तरीके से खंगाला था, लेकिन उनको कुछ भी नहीं मिला था। एंड दूसरा आंसर भी साफ था कि डायना का किलर उसका पति यानी कि उसका बॉयफ्रेंड माइकल तो नहीं था, क्योंकि ऐसा पॉसिबल ही नहीं था कि उसने अपनी पत्नी को मारा एंड उसके बाद अपनी बेटी को उठाकर उस शॉपिंग मार्ट तक छोड़ने के लिए गया, वापस इस फॉरेस्ट में आया एंड खुद की जान लेकर खुद को नीचे दफना लिया। ऐसा पॉसिबल ही नहीं था, जिसका मतलब साफ ये था कि यहाँ कोई थर्ड पार्टी थी जिसने डायना और माइकल के साथ ये सब कुछ किया। एंड उसी किलर ने इस क्रिस्टल नाम की बच्ची को भी उठाया अपने साथ एंड उसको शॉपिंग मार्ट तक छोड़ने के लिए गया। अब क्योंकि वो बच्ची छोटी थी, वो उसको एक्सप्रेस नहीं कर पा रही थी, ना ही उसको याद कि वो कैसा दिखता था। लकीली 25 साल पहले जो पुलिस ऑफिसर्स इस केस के ऊपर काम कर रहे थे वो अभी भी जिंदा थे, बट वो अब अपनी पुलिस सर्विस से रिटायर हो चुके थे। लेकिन अब करंट में काम कर रहे पुलिस वाले उन पुराने वाले पुलिस वालों के पास गए एंड वो भी इस केस के बारे में सुनकर बहुत ज़्यादा हैरान थे। एंड वो भी नए वाले पुलिस वालों को यही बोल रहे थे कि हम भी खुद श्योर थे कि माइक ने ये सब कुछ नहीं किया होगा, क्योंकि अगर माइक करता तो कैथरीन और स्टीवन की जान लेने का क्या ही उसका मतलब था, क्या ही मोटिव था, उसको कुछ नहीं मिलने वाला था। ये मोस्ट प्रोबेबली उस टाइम पर काम था सीरियल किलर का। एंड बदकिस्मती से इन पुलिस वालों ने बताया कि हमें अपनी ये सारी चीज़ें आगे रिपोर्ट करनी थी अपने हायर अधिकारियों को कि हम किसी सीरियल किलर के साथ डील कर रहे हैं, लेकिन उस टाइम पर उनके बड़े अधिकारियों ने पुलिस वालों को ये बोलने से मना कर दिया कि सीरियल किलर वाली कोई भी बात न्यूज़ मीडिया के अंदर नहीं आनी चाहिए, क्योंकि आसपास के इलाके में पैनिक क्रिएट हो जाएगा एंड इससे इंस्टेबिलिटी बनती है। इमेजिन करके देखिए, ऊपर वाले प्रशासन ने नीचे वाले प्रशासन को ये ऑर्डर दिया कि तुम ये बात बाहर मत आने देना कि तुम किसी सीरियल किलर के साथ डील कर रहे हो। इसीलिए मजबूरन बेचारे माइक, जिसकी खुद मौत हो चुकी थी, माइकल को ही किलर बनाकर एक थ्योरी बनाई गई कि माइकल को किलर बना दो और इसी के पीछे लगे रहो। मीडिया वाले भी तुम्हारे पीछे पीछे लगे रहेंगे कि माइकल को ढूंढना है, माइकल को ढूंढना है, एंड धीरे धीरे लोग इन सभी मर्डर्स को भूल जाएंगे। बट दूसरी साइड ये जो सीरियल किलर था जिसने 3 मर्डर्स किए थे, उसके साथ बिताए हुए सबसे भयानक पल बेचारी क्रिस्टल, जिसको जिंदगी भर याद तो रहेंगे क्योंकि वो धुंधली सी एक मेमोरी रह जाती है। 2 साल की बच्ची जिसने देखा होगा उस सीरियल किलर को एंड काफ़ी सारा टाइम उसने सीरियल किलर के साथ बिताया था, एंड वो सब भी देखा होगा उसने उस टाइम पर कि वो सीरियल किलर कैसे उसकी माँ का, कैसे उसके पिता का मर्डर कर रहा है। एंड बाद में उसको उसने उठाकर सीधा एक शॉपिंग मार्ट में छोड़ दिया एंड वहाँ से भाग गया। बेशक उस टाइम पर भी पुलिस वालों ने और रिश्तेदारों ने भी क्रिस्टल से इन्फॉर्मेशन निकलवाने की कोशिश करी थी, लेकिन बस क्रिस्टल उस टाइम पर यही बोल पा रही थी, मॉम इज इन द ट्रीज, मॉम इज इन द ट्रीज। एंड ये लाइन मॉम इज इन द फॉरेस्ट, इसके 2 ही मतलब निकलते हैं। एक तो ये कि उसकी माँ जंगल में है एंड उसने अपनी माँ को जंगल में देखा है,
जो कि एक्यूरेट भी है, जिसका मतलब भी साफ बनता है, या फिर दूसरा मतलब उसकी माँ को उसने भागते हुए देखा होगा जंगल की तरफ उस सीरियल किलर से बचते हुए, या फिर वो खुद अपनी माँ के साथ ही यानी कि क्रिस्टल अपनी माँ डायना के साथ ही, एंड ये दोनों भाग रहे होंगे जंगल में उस सीरियल किलर से बचते हुए जिसने अपने हाथ में चाकू पकड़ा होगा। इमेजिन करके देखिए, एक 2 साल की बच्ची ये सब कुछ फील कर रही है एंड ये सब कुछ बता भी पा रही है, मॉम इज इन द ट्रीज, ये सब बोलकर। उस टाइम पर उस बच्चे की क्या हालत थी जिस टाइम पर वो सीरियल किलर के साथ थी। खैर, जब मार्च 2011 में पुलिस वालों को ये समझ आया कि वो एक एक्चुअल सीरियल किलर के साथ डील कर रहे थे, माइकल इसमें खुद विक्टिम था, वो कोई किलर नहीं था, इसलिए पुलिस वालों ने ना सिर्फ इस पूरे इलाके को दोबारा से ग्राउंड रिसर्च करी, ताकि उनको लग रहा था कि यहाँ और भी डेड बॉडीज हो सकती हैं जिसका मर्डर किया गया हो सीरियल किलर के द्वारा, और वो सीरियल किलर के बारे में अभी तक जानते भी नहीं है। इमेजिन करके देखिए, 25 साल से कोई व्यक्ति वहाँ पर मर्डर कर रहा है, पुलिस वालों को उसकी भनक तक नहीं है। अब भनक लगी है तो पुलिस वालों ने इस पूरे इलाके के आसपास हुए सभी अननोन मर्डर्स के बारे में फाइल्स निकालनी शुरू कर दी, और विक्टिम्स देखने के लिए कि उस सीरियल किलर ने और किस किस को मारा है। एंड हैरानी वाली बात ये थी कि ये सीरियल किलर सिर्फ कपल्स को ही मारता था, एंड ये जो माइक और डायना मरे थे ये उसके सेकंड विक्टिम थे, ये कपल उनका सेकंड विक्टिम था। इसके बाद भी उसने 4 और कपल्स यानी कि 8 और लोग और 4 पहले, टोटल 12 मर्डर्स उसने किए। पुलिस वालों को आसपास के इलाके से 4 कपल्स की और लाश मिली थी, लेकिन वो कभी भी इन सबको आपस में रिलेट नहीं कर पाए, जबकि उन सभी के गले में वही पाइप मिलती जिसको कसकर बांधा हुआ था। एंड उससे भी ज्यादा बकवास तो मुझे ये लगी कि सबसे रिसेंट जो अटैक हुआ था वो 2006 में यहाँ पर एक कपल का मर्डर हुआ था, एंड उसके इन दोनों के गले में भी वही पाइप बंधा हुआ था। लेकिन पुलिस वालों को फिर पता नहीं कौन सा हैवी माल ये फूंक कर बैठे हुए थे कि इन्होंने पिछले सारे मर्डर्स उससे लिंक ही नहीं किए, कि क्या एक बार सर्च तो कर लें कि ऐसा कुछ कभी पहले यहाँ हुआ या नहीं हुआ। नहीं, कुछ भी नहीं देखा। 2006 वाले कपल के भी मर्डर को अनसॉल्व बताकर उसकी फाइल को भी वहीं बंद कर दिया। बदकिस्मती से पुलिस वाले उस टाइम पर अगर सही तरीके से इसका इलाज बांध देते, अगर जुगाड़ कर देते उस सीरियल किलर का, कि कहीं ना कहीं से इन्वेस्टिगेशन बढ़िया वाली करके या फिर ट्रैप वगैरह सेट करके अगर वो इलाज कर देते, तो आज मैं शायद स्टोरी कवर ना कर रहा होता। लेकिन बदकिस्मती से पुलिस वालों के हाथ आज भी खाली हैं, एंड आज भी पूरे अमेरिका का यही एकमात्र ऐसा इलाका है नॉर्थ पैसिफिक का जिसके अंदर सीरियल किलर आज भी घूम रहा है, पुलिस वालों को उसके बारे में कोई आइडिया नहीं है। यहाँ रहने वाले लोग आज भी इस डर में जीते हैं, या फिर यहाँ पर कैंपिंग करने आने वाले लोग इस डर से कैंपिंग करने आते हैं कि यहाँ कोई सीरियल किलर है। अगर वो कैंपिंग करेंगे तो शायद हो सकता है उनकी मुलाकात उस सीरियल किलर से हो जाए। मोस्ट प्रोबेबली आज वो सीरियल किलर बहुत ज़्यादा बूढ़ा हो चुका होगा, लेकिन ये साइट आज भी सीरियल किलर के लिए पूरे तरीके से एक्टिव है। बट अब जैसा कि मैंने आपको पहले कहा था कि इस स्टोरी का कोई भी एंड नहीं है, हमें नहीं पता वो सीरियल किलर कौन है। आप मुझे बताइए कि वो सीरियल किलर कौन हो सकता है। मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं मुझे उस डॉग वाले बंदे के ऊपर शक है जिसने पहली बार उस ट्रक को ढूंढा था, क्योंकि उस बंदे ने आते ही पुलिस वालों को उस ट्रक की लोकेशन बताई थी, जबकि पुलिस वाले उस लोकेशन पर पहले भी काफी बार स्कैनिंग कर चुके थे। ऊपर से इमेजिन करके देखिए आप, लाल कलर का ट्रक है, सफेद बर्फ के अंदर, दूर से चमक जाएगा, लेकिन काफी बार सर्च करने के बाद भी पुलिस वालों को उसका ट्रक नहीं दिखाई दिया था। सो हो सकता है कहीं ना कहीं वो आदमी इन सबसे कनेक्टेड हो, या फिर वही डॉग वाला बंदा कहीं कोई सीरियल किलर ना हो। मुझे नहीं पता, ना ही मैं उसका नाम ले रहा क्योंकि मुझे नाम पता ही नहीं उसका, लेकिन ये एक थ्योरी हो सकती है। पुलिस वालों को उसको भी एक बार इन्वेस्टिगेट करना चाहिए था। खैर, आप अपनी थ्योरीज मुझे नीचे बताइएगा कि यहाँ कौन क्या कर सकता है। मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। आप मुझे बताइए कि मुझे अगली स्टोरी और कौन सी कवर करनी चाहिए। आप अपनी स्टोरीज, अपने टॉपिक्स नीचे कमेंट कर सकते हैं, या फिर मेरे इंस्टाग्राम पर आकर मुझे बता सकते हैं। ये मेरे इंस्टाग्राम आईडी, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। आप वहाँ आ जाइए फटाफट, कम ऑन, जल्दी आ जाइए। वहाँ आकर मुझे फॉलो कर लें। वहीं पर मैंने ब्रॉडकास्ट चैनल बना रखा है, एंड उसी ब्रॉडकास्ट चैनल के अंदर मैं ऐसी स्टोरीज़ की बैक स्टोरी फुटेज और फोटोज़ अपलोड करता हूँ। साथ ही मैं इंस्टाग्राम के ऊपर ऐसी स्टोरीज़ को रील्स फॉर्मेट में भी डालता हूँ, तो आपके हाथ से फॉलो बटन जरूर क्लिक हो जाना चाहिए। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। खैर, पिछले वीडियो का शाउट आउट अनामिका को एंड कमेंट पिक मी टू गेट ए शाउट आउट इन नेक्स्ट वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।